सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, कार्बेनाइन, ये सब कार्बेनाइन है, ठीक है। तो जरा बताना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? किसकी है? अब ये सब समझ में अगर तुम लोग को नहीं आ रहा, थर्ड है, हाँ जी, कौन सा स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है? क्यों? ये है क्या? कार्बेनाइन है, ठीक है। मिस कर दिया तो मुझे पता था तुम मिस कर दिया है, ठीक है। सुना, आइसोप्रोपाइल ऐसे बोलते हैं, CH3CH, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया क्योंकि एनायंस है, और ये हो गया हमारा CH3, यही तो आइसोप्रोपाइल। अरे भाई तुम्हारी मर्जी, CH3 नीचे उठा के लगाते है तो वही। दूसरा हमारा ये सेकेंडरी ब्यूटाइल्स है, CH3CH, ये हो गया, और ये हो गया CH3, ये ब्यूटाइल है। और ये भाई 2 डिग्री वाला है, इसलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला। टर्शियरी ब्यूटाइल 3 डिग्री होना चाहिए, जैसे CH3, CH3, और ये रहा CH3, और यहाँ पे लगाया माइनस चार्ज। अब जरा मुझे बताना कि यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी दिख रही है? इसी की दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इसी की दिख रही, तंबाकत कहीं पे। सबसे ऊपर वाले की ज़्यादा होगी। अब बेटा हालात तुम्हारे ख़राब हो गए कि सर इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, और ये है कार्ब एनाइन। ये है क्या? कार्ब एनाइन। और कार्ब एनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है हम लोग देखते किससे? इसमें इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं ना, ठीक है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट से अगर हम लोग इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं बेटा, तो जरा धैर्य रखो, ध्यान दो कि यहाँ पे क्या होगा, जरा बताना। यहाँ पे इसकी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, और इसकी, 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 यहाँ पे ये प्लस आई, ये भी प्लस आई शो करता है, ये भी प्लस आई शो करता है, ये भी प्लस आई शो करता है, लेकिन इससे इसकी प्लस आई ज़्यादा होती है। मैंने बताया था कल, प्लस आई ज़्यादा होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन कम होती है, लेकिन प्लस आई क्या होती है? ज़्यादा। हाइपर कॉन्जुगेशन तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से निकालते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम उससे नहीं निकालते ना। और यहाँ पे 3 है, तो सबसे कम स्टेबिलिटी होगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? क्योंकि सबसे कम यहाँ पे प्लस आई पाया जा रहा है ना, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। कुछ नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कुछ, अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, वहाँ से मैं तुम्हें कुछ कहूँगा। देखो जरा, मान लो मेरे पास CH3 CH2 ये माइनस है, दूसरा कंपाउंड मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस है, और तीसरा मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है, ये कार्बन है। जरा बताना मुझे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? अब किसी का जवाब आ रहा फर्स्ट की और किसी का थर्ड की। तो हम लोगों ने देखते हैं, इससे डिसाइड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। किससे डिसाइड करते हैं? हाइब्रिड। मैंने बताया था तुम्हें, फ्री रेडिकल में भी यही काम करते थे। अगर फ्री रेडिकल होता तो उसके लिए मैंने स्पेशल बताया था तुम लोग को। तुम्हारा सर दर्द करेगा बेटा, बहुत आगे तुम बैठे हो, वहाँ बैठ जाओ जगह, ठीक है, मेरी बात सुनो। फ्री रेडिकल में मैंने तुम्हें ये कहा था, हेलो, फ्री रेडिकल में मैंने तुम्हें ये कहा था कि जो स्टेबिलिटी होती है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अगर तुम्हारे सामने आ जाता है बेटा, तो उसको हम लोग डिसाइड करते हैं परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर से, और इसकी स्टेबिलिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। लेकिन अगर कार्ब एनाइन या कार्ब केटाइन की बात होती है तो भी मैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की ही बात करता हूँ, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे डिसाइड होगी, जरा ध्यान देना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर, यानी कि जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर का परसेंटेज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उस एटम की, यानी कि उस कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज़्यादा। यानी कि हम इन कार्बन में अगर बात करना शुरू करें, क्योंकि निगेटिव इन्हीं के पास है, तो जरा बताना मुझे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसके पास सबसे ज़्यादा है। तो हमने इनसे बात किया, तो जरा बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए थी क्या? इसकी डबल बॉन्ड है तो sp2 होनी चाहिए थी क्या? इसका ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होनी चाहिए थी। जरा बताना अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसमें 50% क्या होगा? s, और प्लस 50% क्या होगा? p, यही तो होगा। और इसमें बोलो कितना होगा? 33% s प्लस
66% हमारा पी होगा। और यहाँ पे बताओ जरा 25% क्या होगा, एस कैरेक्टर होगा, और प्लस यहाँ पे 75% जो होगा पी कैरेक्टर। क्या इतनी बात समझ में आ रही? देखो यहाँ पे एक्चुअल में दो ही ऑर्बिटल है, एस और पी है। तो भाई एस और पी अगर 100% है, एस और पी, हेलो अभी से मैं बात कर रहा हूँ, अब शुरुआत हो रही है आपकी धीरे धीरे, लेकिन फिर भी 10 मिनट तक नहीं आएगा समझ में, ठीक है? अगला 10 मिनट तुम्हारे लिए ही है, लेकिन ध्यान रखो कम से कम 2-3% तो आएगा ही। यहाँ मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एस और पी, इसका हाइब्रिडाइजेशन एस और पी है, तो एस और पी अगर 100% है तो ये दो ही ऑर्बिटल तो है, एक एस है दूसरा पी है, तो एस कितना होगा और पी कितना होगा भाई 50-50, तो 50% एस होगा और 50% पी होगा। यहाँ पे 3-3 है, तो यहाँ पे एक ही एस है, 2 पी है, तो 2 पी है तो ये डबल होगा इसका। भाई यहाँ पे कितने हैं, 4 ऑर्बिटल है, तो 4 को मैंने डिवाइड किया 100 से तो 25 आया, तो एस अकेला है, 3 पी है, तो ये 25% हुआ और ये 75%। अब हमने तुमसे ये कहा कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की। इसका सिंपल सा मसला है बेटा कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या मैक्सिमम है, अरे ये तो बोला इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम है, क्योंकि इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है। नहीं आ रहा भाई, इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, तो जिसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा बेटा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा। तो इसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है 50% है, तो इसलिए इसकी, और यहाँ पे 33, यहाँ से 25, तो सबसे कम तो इसमें है, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी होगी। यानी हम बात करेंगे तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, मिनिमम होगी, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है, मैक्सिमम। अब तुम बताना जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम होती है, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं या वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करते हैं। तो हमने तुमसे कहा था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सिंपल सा मसला है बेटा कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि जो क्षमता होती है अपनी तरफ खींचने की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है उस पर इलेक्ट्रॉन आने चाहिए कि जाने चाहिए, आने चाहिए। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उसमें ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है ये अपने आप आ रहा है कि हम ज़बरदस्ती उस पर ला रहे हैं, अपने आप आ रहा है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए आ रहा हूँ। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में अगर यानी कि मीना पता चले, मीना बेटा मीना मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की बात हो रही है, ठीक है, ये मीना है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं बेटा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की बात हो रही, अगर ऐसा है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, अगर ऐसा है बेटा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, है निगेटिव चार्ज, कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। और अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, अच्छी होगी, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कैसा होगा, अच्छी होगी। और क्या, और अगर हमारे पास लीना है, लीना में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको क्लियर कर दो तो लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की बात हो रही है। पता चले हम लोग मार्केट में घूम रहे हैं, लिए लीला मीना क्या है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अगर मेरे पास लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो जरा बता ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर कम है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर इसके पास है, अगर इसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ये भी स्टेबल होगा कंपाउंड। लेकिन अगर ऐसा कोई है, सुना, अगर लीना है उसके ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए और आ गया निगेटिव, तो वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। और अगर कोई मीना है तो उसमें आना चाहिए निगेटिव और आ गया गलती से क्या, पॉजिटिव, तो वो कैसा, अनस्टेबल। तो यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पे देखो जरा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा, इस पे माइनस चार्ज, तो ये स्टेबल की नहीं, स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल इसी की। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे कम आना चाहिए, तो पॉजिटिव आ गया क्या, ये सबसे कम स्टेबल है,
तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा थर्ड वाला बेटा, उसके बाद कौन सा होगा सेकेंड वाला, उसके बाद कौन सा होगा लीस्ट स्टेबल होगा हमारा फर्स्ट वाला। क्या क्लियर है? ये पूछ सकता है तुमसे, 4 नंबर का ये सवाल है, ठीक है, एक्सप्लेन करने से। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो कार्बेनाइन की बात थी, अब मैं बात कर रहा हूँ कार्बोकेटाइंस। ये घड़ी वड़ी नहीं पीटो, ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई, अब तो एनर्जी आना शुरू हुआ। आगे चले, एक्सेप्शन बेटा, अगर तुम्हें अब की बार मीना और लीना में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। मीना का मतलब होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, भाई ऐसा एटम जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो। बस अब आ रहे हैं हम लोग, अब तुम्हारे लेवल के क्वेश्चन है। अब हम कह रहे हैं शब्द जिसे कहते हैं कार्बोकेटाइन बेटा, कि कार्बोकेटाइन क्या होता है। देखना, देख भाई, ये मैंने बनाया कार्बन और ये बनाया हाइड्रोजन। मान लो हमने गुस्से में आके यहाँ क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, हो सकता है गुस्सा हो भाई, पेपर बेटा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैम की बात अलग है, मैम लोग कुछ भी लिख देते हैं बेटा। अच्छा, मान लो ये कंपाउंड लिया मैंने, जरा बताओ क्या नाम है इसका, मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, दोनों बात सही है, ठीक है। हमने इसको लिया और यहाँ पे हमने करवाया हेटेरोलिसिस। क्या करवाया? अब बताना हेटेरोलिसिस में क्या होता है भाई। हेटेरोलिसिस का मतलब होता है इसके बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ेंगे जो कि अनसिमेट्रिकल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। कुछ लोग कह रहे हो जाए, कुछ लोग कह रहे नहीं हो, कुछ लोग मेरा लाइन ही नहीं सुने मैं क्या कहना चाह रहा था, उसमें भी कह दिया सर, ठीक है। हमने कहा सुना, मैं कह रहा हूं कि हेटेरोलिसिस में क्या होता है, बॉन्ड का अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि बॉन्ड जो टूटते हैं, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन बराबर टूटते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ भाग जाते हैं, चाहे इधर, तो हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन। बॉन्ड तो टूटा ही है लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ भाग गए ना। तो यहाँ पे हेटेरोलिसिस होना है, अनसिमेट्रिकल होना है, और अनसिमेट्रिकल है, जरा मुझे बताना, यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? क्लोरीन की। तो क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के भागने की कोशिश करेगा और फटाक से यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव, और प्लस यहाँ पे Cl आ जाएगा मेरे पास, कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। अब यहाँ पे जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये तो है यार केटाइन, केटाइन तो है ही, लेकिन हम लोग इसे कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन बोलते हैं। यानी कि ऐसी स्पीशीज या ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के पास पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? कार्बोकेटाइन। कार्बन से लिया गया कार्बन। अगला चलते हैं, ये तो एनायन है, उसको छोड़ दो, उसकी मैं बात ही नहीं करूंगा, बात आज इन्हीं की करनी है सब कुछ। तो हम लोग इनको लिखने वाले हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। देखना जरा, इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना मुझे कितने है भाई। एक ही इसके है, इसने शेयर किया, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया, इसने शेयर किया, इसने किया, इसने किया, और यही तो है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड which have positive charge on its carbon with सिक्सलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने हैं इसके पास? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसके पास? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं।
तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके कार्बन के पास क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, और उसके पास क्या हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो टोटल, 6। तो सिक्सलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्ड बाई, अब ये मुझसे मुझे पूछना है कि ये एफ है कि नहीं है, फॉर्म्ड बाई हेटेरोलिसिस ऑफ हेटेरोलिसिस, फॉर्म्ड बाई हेटेरोलिटिक फिजन। क्लियर? इन जरा बताना सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, पोलर कि नॉन पोलर? पोलर, इन पोलर सॉल्वेंट। और कुछ लोग अपने आंसर को बहुत तेजी से बदलते हैं और वो लोग हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं और अच्छे ही लोग हैं, ऐसी बात है। यानी कि मैं ये बता दिया कि अनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके कार्बन के पास क्या हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि एक प्रकार के हेटेरोलिसिस बॉन्ड फ्यूजन द्वारा बनते हैं और वो के पोलर सोल्यूशन में होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइंस कहते हैं। अब ये कार्बोकेटाइन की बात हो रही है, तो जरा बताओ कैरेक्टर की बात कर ले, प्रॉपर्टीज है कैरेक्टर के बारे में, प्रॉपर्टीज की बात करो ऑफ कार्बोकेटाइन। मैं तुम्हें ये कह सकता हूं, पक्का बताऊं कि तुम्हें 10% आ रहा, चलो आने लगा, आएगा, अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, मैं बताऊंगा तुम्हें। अब तुम मुझे बताना जरा, हाँ भाई तुम मुझे बताना कि ये जो है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? नहीं बताऊंगा। टोटल जो जिनको लगता है कि नहीं बताएंगे वो लोग, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। जरा मुझे बताना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बेटा बॉन्ड पेयर, पेयर का मतलब जोड़ी, जोड़ी, और बॉन्ड का मतलब बॉन्ड में पाए जाने वाले। तो भैया ये बॉन्ड है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो तीनों बॉन्ड पे पेयर में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पेयर में 3 है, 3। जरा मुझे बताना अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनबॉन्डेड यानी कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जो उसके ऊपर पड़े हो और जो बॉन्ड ना बनाया हो। अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये आ रहा है अनबॉन्डेड के बाद, हाँ भाई नहीं, कलर ढूंढ रहा हूं। जरा मुझे बताओ, ये बताओ इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड बोलो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या कहीं पे अकेला? कहीं पे फ्री में अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसी को सिंगल जब प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जब यहाँ पे पेयर्ड नहीं होता, युग्म नहीं होते ना, तो इसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। और जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, ऐसे कंपाउंड डायामैग्नेटिक होते कि पैरामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक। और जो कंपाउंड हमारे डायामैग्नेटिक होते हैं, जरा बताना वो कलरलेस होते हैं कि कलर्ड होते हैं? तो ऐसे कंपाउंड क्या होगा? कलर। यानी कि मैं तुमसे बताऊं कि यहाँ पे ऐसे एक बोतल में मैंने कार्बोकेटाइन को रख दिया है, रिएक्शन इंटरमीडिएट को, ठीक है। देखो मैं इसे बनाना नहीं पाऊंगा, पता चले कि मार्केट में चले कार्बोकेटाइन खरीदने, वो मिलता उलता नहीं है, रिएक्शन के दौरान बनता ही है, ठीक है। ये भाई जब रिएक्शन करवाएंगे तब बनेगा। मैंने बताया माइक्रो सेकंड के लिए बनता है, तो माइक्रो सेकंड के लिए बनता है। तुम जा रहे हो खोजने वहाँ पे मार्केट में, कह दो कार्बोकेटाइन दे दो, आधा किलो मिलेगा, बोलेगा नहीं, ठीक है मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जिसने भी बोला सही बोला कि हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना होगा? बोला ही नहीं क्या किसी ने? इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। हाइब्रिडाइजेशन होता है कि ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, तो भाई जितने बॉन्ड बनते हैं उतने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। कितने बॉन्ड बने हुए? बॉन्ड कितने बने? 3। तो ऑर्बिटल भी कितने पार्ट है? 3। ऑर्बिटल हमेशा s वाला एक ही होगा, उसके बाद 3 p आते हैं और उसके बाद d भी आते हैं। तो जरा बताना p तो 3 ही आ सकते हैं मैक्सिमम,
लेकिन एक एस यहाँ पे 3 ही बनाना, तो एक एस आ गया और दूसरा 2 पी आ गए। और अगर एक और बॉन्ड बनाता तो 3 आते हैं ना, तो sp3 हो जाता। आ रहा है? बॉन्ड एंगल बोलो, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? इसका बॉन्ड एंगल होगा, मतलब हमने जो स्ट्रक्चर बनाया ये गलत है क्या? हाँ सर ये स्ट्रक्चर गलत है, इस तरीके से नहीं बनता। ये बनता कैसे? देखो ये रहा हाइड्रोजन, ये 120 पे बनेगा ना भाई, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो अगर ऐसा हो गया है तो जरा बताना इसका शेप कैसा हो जाएगा? लग रहा है ऐसा बनेगा, ये ट्राइगन बन जाएगा और एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मतलब ये ऐसे बनेगा ट्राइगन ऐसे, और ये एक ही प्लेन में पाए जाएंगे। तो इसका कैसा होगा शेप? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। हाँ बोलो, ट्राइगोनल। किससे अट्रैक्शन हो रहा है? किसका हो रहा है? प्लेनर। हाँ ठीक है, किसी ने कहा यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन अपने आप में एग्जिस्ट करता है दुनिया में, ये सच है। प्रोटॉन दुनिया में एग्जिस्ट न्यूक्लियर में एग्जिस्ट करता है ना। अच्छा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जाहिर से मसला बेटा कि इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है, और कभी मतलब निगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका अस्तित्व ही कुछ नहीं है। ऐसे ही मान लिया गया कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मैं तुमसे कहूँ कि ठीक है होता है, यहाँ पे तुम कह रहे हो अट्रैक्शन होगा, यार हाँ होने दे यार, इसका भी तो होगा इधर, इसका भी तो होगा इधर। अरे ये देख ऐसे, ये ऐसे नहीं है, देख देख देख, ये ऐसे बना हुआ। अरे एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, और ये बीच में चार्ज। तो भाई जब बीच में चार्ज है तो बराबर बराबर अट्रैक्शन होगा ना। अब ऐसा थोड़ी होगा अकेले उठा के किसी को उठा ले जाए हवा में, किसी को नीचे फेंका है, भाई बराबर जो सभी के साथ है तो बराबर ही करेगा। तो सभी के साथ सलूक बेहतर होता। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ट्राइगोनल शेप समझ में आ रहा है? पक्का। आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बात करता हूँ। तो अब बात आती है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन समझ में आ रहा है? तुम्हारा नाम क्या है जी? नसीम। तो नसीम तुम यार, तुमसे मिला हूँ क्या कभी मैं? नहीं, इसका भी चेहरा मुझे दिखा लग रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में बात करें बेटा, तो कार्बोकेटाइन मतलब जहन में आ जाना चाहिए तुरंत में का कौन सा कार्बोकेटाइन सर? ये वाला, यानी कि R3C+ हो सकता है, या तो हाइड्रोजन हो सकते हैं, मतलब कहीं पे भी कार्बन हो सकता है पॉजिटिव में, 3 बॉन्ड बना के कार्बन पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, कार्बोकेटाइन की बात करता हूँ। इनके स्टेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो पहले देखो, यहाँ पे हमने ले लिया मिथाइल कार्बोकेटाइन, अरे सुपर 1 डिग्री वाला। उसके बाद हमने ले लिया CH3CH2 इथाइल कार्बोकेटाइन। उसके बाद ले लिया, हाँ कौन बताने वाला है? पीयूष बताएगा कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। चलो पहले इतनी की बात करता हूँ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ इसका। तो ये तो भाई जैसे ये ऐसे ही रहेगा CH3+, दूसरा वाला जो होगा ये CH3CH2+, सर वही बना है। हाँ इसको मैं खोलता हूँ, ओपन करता हूँ, देखना जरा। यहाँ पे CH3 का ऑल ट्वाइस है, यानी कि 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, किससे? CH वाले से। तो यहाँ पे ये C और H, और ये रहा CH3, और ये रहा दूसरा CH3, ऐसे जुड़े हुए हैं। और ये वाला CH3 तीन जुड़े हुए हैं इससे। इसका ये मतलब है, ओपन करने के बाद पता चलता है। अब स्टेबिलिटी के बारे में बात करें बेटा, तो हमने तुम्हें कहा था कि स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है हाइपर कॉन्जुगेशन सीखना, और हाइपर कॉन्जुगेशन हमने सिखाया था कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, सुनना जरा, हाँ बता रहा हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन जहाँ होता है, हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा कार्बन हो जिसके पास फ्री रेडिकल हो, कोई ऐसा कार्बन जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, कोई ऐसा कार्बन जहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। इनसे जुड़े हुए जो कार्बन होते हैं, इनसे जुड़े हुए डायरेक्टली कार्बन,
इनसे रुको जरा, इनसे जुड़े हुए डायरेक्टली जो कार्बन होते हैं इन्हें हम लोग अल्फा, और इनसे जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं इनके हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनसे जुड़े हाइड्रोजन को हम लोग अल्फा। अब ये 2 3 4 जैसे भी होंगे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे इन्हें। अब जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है उतना ही ज़्यादा हाइपर, तो अल्फा हाइड्रोजन जितना, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर किसी कार्बन पे फ्री रेडिकल यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो कार्बन पे, तीसरा अगर कोई ऐसा कार्बन है जो डबली बॉन्डेड से जुड़ा हो, इन्हें हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन बोलते हैं, इन्हें हम लोग अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ऐसा नहीं यही 3 ही सिर्फ अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हाइपर कंजुगेशन में जो यूज होता है वो यही होता है। क्लियर? अनसैचुरेटेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है, इनसे डायरेक्टली अटैच ये वाले, ये वाले, ये वाले, इन कार्बन को, इनको नहीं, इनको अनसैचुरेटेड कह चुके हैं। इनसे जो डायरेक्टली अटैच्ड है इन्हीं को अल्फा कार्बन कहते हैं, इन्हीं को अल्फा। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है, यानी ये अल्फा कार्बन, इससे जुड़े जो हाइड्रोजन ये वाले ऐसे 2 3 4 जितने भी जुड़े होंगे पता नहीं, बहरहाल कंपाउंड में देखेंगे तो जो जुड़े हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन से उन्हें हाइड्रोजन को अल्फा। अब कंपाउंड में जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, कंपाउंड में जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी, मतलब उसके कॉन्जुगेशन क्या होगा सबसे, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा होगा, और जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इनमें मैंने बात किया तो क्या ये कार्बोकेटायन है, क्या ये कार्बोकेटायन है कि नहीं है नसीब? है। अगर ये कार्बोकेटायन है तो जरा बताना इससे, यानी कि ये वाला हमारा अनसैचुरेटेड हुआ कार्बन, अनसैचुरेटेड ये वाला भी कार्बन हुआ, बस 2 मिनट बेटा, अनसैचुरेटेड ये भी हुआ, और ये भी हमारा कैसा अनसैचुरेटेड है, जरा देखना अनसैचुरेटेड। अब इस अनसैचुरेटेड से क्या कोई दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ, यानी अल्फा कार्बन या हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 0। समझ में आ रहा है? यहां पे मैंने बात किया बेटा ये वाला अल्फा है, क्योंकि अनसैचुरेटेड से डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ कार्बन होते हैं वही अल्फा कार्बन होते हैं, उनसे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3 जुड़े हैं तो 3 हो गया। क्लियर है? इन चाचा की मैंने बात किया, जरा बताना क्या ये और ये अल्फा कार्बन है? तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या टोटल कितनी? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इन चाचा से मैंने बात किया, बताओ जरा। तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और इससे जुड़े जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? जरा देखो यहाँ से यहाँ जैसे मूव कर रहे हैं इधर से इधर, क्या अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है, यानी हाइपर कंजुगेशन बढ़ रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्शरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल मतलब ब्यूट 4 कार्बन का। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी ये वाला आ जाएगा। अब किसी ने मुझसे एक सवाल किया था बेटा कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी तो लग रहा है, तो हाँ ठीक है लग रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने कहा कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो तो उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ रेजोनेंस अगर हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव दोनों को जोड़ दो, छोड़ दो, जोड़ो नहीं छोड़ दो। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है रेजोनेंस नहीं है बेटा तो इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, और अगर अकेला बेचारा इंडक्टिव इफेक्ट है किसी को नेग्लेक्ट नहीं, उसी से काम चलाते। क्लियर? तो प्रियॉरिटी ऑर्डर में मैंने बताया था तुम्हें, याद हो तो। उसके बाद एलाइलिक आता है बेटा, एलाइलिक में CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये है कार्बोकेटाइन। अब इसमें एलाइलिक में 3 आएंगे, एक हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री और आएंगे, तो हो सकता है ये 1 डिग्री, हो सकता है 2 डिग्री हो, और हो सकता है 3 डिग्री एलाइंस हो। देखो जरा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको मिटा दूँ, ये किसी काम का नहीं है, ये समझ गए ना? हाँ तो बस ठीक है, बाकी ये किसी काम का नहीं। तो मुझे बताओ 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस एलाइलिक में और 2 डिग्री और 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? लग भी रहा है, लेकिन नसीम थोड़ा समझना बेटा, थोड़ा सा हो सकता है ना समझ में आया। देखो जरा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक मैंने ये लिया। अब डिग्री समझ में आ रहा है तुम्हें? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं आ रहा है, आ रहा है ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन?
सेम हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से निकाला। अब उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कैसे पता चलती है? देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर? अब अच्छा समझा रहा हूँ तुम्हें। देखो इधर देखो, 1 डिग्री 2 डिग्री में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? जैसे हमने बात किया बेटा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। हाँ नसीम, मैंने ये कहा था तुमसे, यहीं पे ख़त्म हुआ है कहानी कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री। इतना देर लग रहा है, इतना देर लगने के बाद भी आंसर आता हुआ गलत है। तो मेरी बात सुनो, कार्बन की डिग्री कभी भी तुम्हें निकालना है तो देखो कि जिस भी कार्बन की तुम्हें डिग्री निकालनी है, मतलब हम लोग स्पेशल यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोकेटाइन की, यानी ऐसी कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ कौन सा डिग्री है। तो जिस भी कार्बन की तुम्हें डिग्री निकालना है, देखना है कि वो कार्बन अपने अगल बगल डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़े हैं, अपने अगल बगल डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़े हैं। जरा बताओ, ये वाला इन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या ये डायरेक्टली इनसे जुड़ा है? बिल्कुल। क्या ये डायरेक्टली इनसे जुड़ा है? ना भाई, ये वाला इनसे जुड़ा है डायरेक्टली, ये वाला इनसे जुड़ा, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? तो ये 1 डिग्री हमारा एलाइलिक कार्बोकेटाइंस है। दूसरा देखो जरा, मान लो हमने इनको लिया CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिख दिया CH3। जरा बताओ ये कौन सा डिग्री है? कौन सा डिग्री है नसीम? पता ही नहीं चल रहा सर, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री एलाइलिक कार्बोकेटाइन है। इसी तरीके से मैं तुम्हें समझा सिर्फ रहा हूँ। क्या जहाज वाज जा रही नीचे से? CH सिंगल बॉन्ड C, समझा दे कि रहने दे? तुम लोग बात कितना कर रहे हो? देखो मुझे कोई टेंशन नहीं यार, पैसे मिलने अच्छे हैं, पैसे लेके चले जाएंगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, बढ़िया बढ़िया पैसे लेके चले जाएंगे। समय देखो इधर, ये कौन सा डिग्री है? ये 3 डिग्री है, क्योंकि एक ये दूसरा ये तीसरा, ये 3 से जुड़ा। अब सुना, क्या सभी एलाइलिक है? एलाइलिक कार्बोकेटाइन क्या तीनों बने? क्योंकि हमने कहा था कि अगर कोई ऐसा कार्बन है जो डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है वो कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। तो भाई डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन एलाइलिक कार्बन है, और इसी कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूं, तो हमारा कार्बोकेटाइन एलाइलिक है। क्लियर है? अब तुम सुनना मुझे, इधर देखो, यहां पे बताओ मुझे, मैंने तुमसे ये कहा कि अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, तो इतना बात क्यों कर रहे हो? क्यों बात कर? इधर देखो सर, मैं तो शांत बैठा हूं, देख रहा हूं। ये है देखो नहीं समझ में आ रहा, मना करो, ठीक है? सर एलाइलिक तो क्या? हाँ एलाइलिक कार्बन कौन से डायरेक्टली एलाइलिक। ये लोग बात करने से पीछे आवाज नहीं आ रही। देखो इन लोग को अलग करने वाला हूँ, ठीक है? 4-6 लोग ऐसे हैं जिनको अलग से करना। इन्होंने तो कुछ लिखा भी नहीं है। सुनो ध्यान दो, ये रूल रहेगा। जो लोग बेचारे परेशान होते हैं ना, नीट की तैयारी जो करते हैं, सच बताऊं तो उनको बेसिक नहीं क्लियर होता है। जब बेसिक अगर क्लियर हो जाता है तो मजा आता है उनका क्वेश्चन लगाने। ऐसे ही बात करके निकाल देते हैं, तब पता चलता है नहीं हुआ लॉन्डे का यार सिलेक्शन, अगले साल फिर होना है, फिर वो परेशान रहता है। फिर वो जाता है घूम घूम के खूब बढ़िया सा चिड़ियाघर, ऐसा वैसा बहुत घूमते हैं भाई, घूमने और बहुत नीट वाले घूमने, और वही लोग का सिलेक्शन रुकता है। सच बताऊं मैं, सबका सिलेक्शन नहीं रुकता है भाई। जो मेहनत करते हैं, देखो मेहनत तो उतनी करनी है, 1 साल करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, बस खत्म करो भाई क्वेश्चन लगा के, नीट का सिलेक्शन हो रहे। अब वो तुम 4 साल में कर लो, तुम चाहे सिलेबस कंप्लीट 5 साल में कर लो, सिलेबस बोलो तो एक्सपीरियंस के साथ, क्वेश्चन के साथ 10 साल में कर लो, तो 10 साल में होगा तुम्हारा वो। तो मायने ये नहीं रखता है कि कितने साल में तुम्हारा सिलेक्शन होता है, मायने ये रखता है कि सिलेक्शन के लिए तुमने मेहनत कितना किया है। तो या तो बात ही कर लो या तो पढ़ ही लो। 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, इसमें भी बात कर रहे हैं, पढ़ लो भी, कुछ जिंदगी में कम से कम फीचर बना लो। पता चले तुम केला बेच रहे हो खड़े होकर कि सर यहाँ से गुजर रहे हैं बगल से, तो सर थोड़ी रुके, नहीं रुकेंगे ना बेटा।
मैं क्या कहूँगा, अपने जो साथी में दोस्त होगा उससे क्या कहूँगा, ये मेरा स्टूडेंट है केला बेच रहा है, ये मेरा स्टूडेंट है अंडा वाला है, चपकटिया यहाँ पे ये जूता बना रहा बैठ के। ऐसी ये इज्जत है मेरी नहीं, कम से कम खुद की सोच लो। हमारे अब्बू वो चप्पल सिल रहे बैठ के वहाँ, ऐसे ही होता है। ये तुम्हारा फ्यूचर है, तुम उनसे पढ़ाई करो, ठीक है। बस सर 5 मिनट सर, सही वाला 5 मिनट सर। देखो बेटा इधर देखो, हमने एलाइलिक कार्बन के बारे में बात किया, तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन निकालने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारे पास क्या हो, अनसैचुरेटेड कार्बन हो, अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़े डायरेक्टली कार्बन हो। तो यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन भी कैसा होता है, अनसैचुरेटेड, और उससे जो जुड़ा कार्बन होता है वो अल्फा होता है। भाई ये हम नहीं कह रहे कि इससे जुड़ा ये वाला अल्फा होगा, ना, ये भी अपने आप में अनसैचुरेटेड है ना। इधर अगर कोई होता CH3 तो ये अल्फा होता, लेकिन ये तो है नहीं। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, किसी ने कहा, यही तो मैं समझा रहा हूँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ। अरे ये अनसैचुरेटेड है, ये ठीक है भाई, अनसैचुरेटेड मिट गया, ये भी तो अनसैचुरेटेड है। मैंने कहा था डबल बॉन्ड से अगर जुड़े हो या पॉजिटिव चार्ज हो या फ्री रेडिकल हो तो ये कार्बन अनसैचुरेटेड होते हैं, और इनसे जो जुड़े डायरेक्टली कार्बन होते हैं ये अल्फा होते हैं। भाई जो ये अपने आप में डबल बॉन्ड वाला खुद अनसैचुरेटेड है तो ये अल्फा कहां से हो जाएगा, ये खुद अनसैचुरेटेड है तो ये कहां से हो जाएगा, ये खुद अनसैचुरेटेड है, ये कहां से हो जाएगा। इसलिए इसके पास अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है, 0, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। इन चाचा की मैंने बात किया तो देखो ये तो हो नहीं सकते अल्फा, ये हो सकते हैं, इसलिए ये हुआ अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, कितनी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इनकी बात बताओ मुझे कितनी है, इसमें 3 ये और 3 यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या इतनी बात समझ में आ रही। और हमने तुमसे एक शब्द कहा था बेटा कि रेजोनेंस, अगर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाता है, यानी कि कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से अगर आते हैं कॉन्जुगेशन में तो ये रेजोनेंस शो करते हैं, और रेजोनेंस की पावर सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज़्यादा होती है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होती है। तो पीरियोडिक आर्डर बताया था रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है। तो यहाँ पे रेजोनेंस है, इसके पास भी वही रेजोनेंस है, इसके पास भी वही रेजोनेंस है, यानी कि तीनों के पास रेजोनेंस तो सिमिलर है। तो हम लोग रेजोनेंस से संभाल नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ हम कह सकते हैं कि भाई इनके पास रेजोनेंस है, इनके पास हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा स्टेबल होता है किसका, रेजोनेंस वाले का, यानी हमारा एलाइलिक वाला जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा इनके तुलना में, ये तो कह सकते हैं। अब लेकिन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री की बात करूं, यानी कि 1 डिग्री एलाइलिक और 2 डिग्री और 3 डिग्री एलाइलिक की, तो इसमें स्टेबिलिटी हम लोग अब डिसाइड करेंगे, रेजोनेंस तो सबसे बराबर है तो अब डिसाइड करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन से जैसे ही डिसाइड करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना 0, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे ये 3 डिग्री है ना भाई, ज़्यादा है 2 डिग्री है, उससे कम, सबसे कम किसमें 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री की स्टेबिलिटी कम होगी, उससे ज़्यादा 2 डिग्री की होगी, और उससे सबसे ज़्यादा किसकी होगी। समझ में आ रहा है। इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी होगी एलाइलिक में। उसके बाद किसकी होगी, बेंजाइलिक की होगी। ये होगी बेंजाइलिक की, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है पूरे रिंग में, ये ऐसे होते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूँ। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें रेजोनेंस है, खूब बढ़िया से रेजोनेंस है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हालांकि ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता रहेगा पूरे रिंग में, ठीक है। तो जब रेजोनेंस देखेंगे तो अच्छे से, बहरहाल तुम्हें कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, तो ठीक है, मिट जा भाई। अब तुम्हें हम बता रहे हैं कि इस बेंजाइलिक में भी डाई और ट्राई हो सकते हैं, फिनाइल वाले कार्बोकेटाइंस, देखना चला, इनसे ज़्यादा स्टेबल हो सकता है मेरे पास
इससे ज़्यादा स्टेबल हो सकता है मेरे पास, देखना। ये वाला स्टेबल होगा क्योंकि भाई इधर भी रेजोनेंस है और इधर भी रेजोनेंस, तो इसका इससे डबल रेजोनेंस है, इससे डबल रेजोनेंस है। उसके बाद देखो जरा, तुम्हारी मर्जी हो तो सिर्फ और सिर्फ पीएच लिखो यहाँ। हाँ बेटा 11 की क्लास होगी, बिल्कुल होगी, बस छूट रही है। क्या इतनी बात समझ में आ रही? इसको तुम्हारी मर्जी हो तो इसे पीएच लिख दो, PHCH कार्बन, और इसकी मर्जी हो तो PH2CH कार्बन लिख दो। फिनाइल बोलते हैं तो ये हो जाएगा अपने आप में PH3C। क्या इतनी बात समझ में आ रही इसकी स्टेबिलिटी? अब इसमें एक कंपाउंड तुम्हारा और एक्स्ट्रा आ जाता है, अब बढ़िया सा आ जाता है, देखना जरा। ये कंपाउंड, अच्छा इसे मैं स्टार बना दे रहा हूँ, बताऊंगा कि स्टार मैंने क्यों बनाया बेटा, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी होती है क्या है, ज़्यादा हो जाती है, इनसे भी ज़्यादा होती है। इसकी स्टेबिलिटी इससे भी ज़्यादा हो जाती है, कार्बोकेटाइन की सिर्फ, ठीक है। ये स्टेबिलिटी हो जाती है बेटा इसकी। उसके बाद ऐसा क्यों होता है ये मैं समझाऊंगा तुम्हें, अभी ध्यान रखो। और सबसे ज़्यादा इसकी होती है ट्राईसाइक्लोमिथाइल कार्बोकेटाइन की, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी होती है। तो अब तुम मुझे बताना यहाँ पे कि ये जो स्टेबिलिटी है ये किससे डिसाइड किया गया? हाइपर कॉन्जुगेशन से, या तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, और या तो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यहाँ पे दोनों से डिसाइड करते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कम इफेक्टिव होता है इसलिए उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। जरा मुझे बताओ यहाँ पे स्टेबिलिटी किससे डिसाइड की है? हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस से। क्लियर है? जरा बताना मुझे ये वाला यहां तक की रेजोनेंस से। जरा बताना मुझे इसकी स्टेबिलिटी किससे डिसाइड किया? इसे हम लोग कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग खूब बढ़िया भी डांस करेगा, डांसिंग रेजोनेंस से हम लोग इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। सिमिलरली तुमसे ऐसे ही पूछेगा बेटा कि मान लो कि मेरे पास ये है, दूसरा मेरे पास CH3, ये एक कंपाउंड, ये दूसरा ये। तुमसे कहेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकेटाइन, है ना? वहां पे रीजन भी देगा तुम्हें अच्छा सा, और तुमसे कहेगा ड्यू टू, देखो वहां पे ड्यू टू नहीं देता, वो बनाना पड़ता हूँ। रीजन में जब भी निकालना तो उसमें या तो बिकॉज लगा लो और या तो ड्यू टू लगा लो, क्योंकि उसका रीजन निकालना है तुम्हें। तो वहां पे कहेगा ड्यू टू more hyperconjugations are present in a tertiary butyl while no hyperconjugation present in a methyl carbocation। क्या ये बात सही है? सही है, लेकिन ये भी बोल सकता है इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ ज्यादा है, तो ये भी बात क्या है? सही है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया इंडक्टिव इफेक्ट ताकि क्वेश्चन तुम्हारे लगे।